नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। और आज हम लोग जो हैं कुछ विशेष देखने जा रहे हैं। उससे पहले आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम में एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा आएगा, वो भी क्या, क्रैश कोर्स। इतिहास का क्रैश कोर्स पढ़ने जा रहे हैं ना। और इतिहास का पहला चैप्टर जो है उसका दूसरा वीडियो ही है। पहला वीडियो दे चुके हैं, आज दूसरा वीडियो चलने वाला है। बिल्कुल देखना ना भूले, भूलेगा सो झूलेगा, है ना। भूलना नहीं है तो झूलना पड़ जाएगा, नंबर कम आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। भूलना नहीं है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन को इस बोर्ड पर हम दे चुके हैं। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? लॉलीपॉप, है ना। लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। गेरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था भाई? सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या नाविक थे? तो गेरिबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे? नाविक। क्या थे वो? नाविक थे। पेशे से क्या थे? नाविक थे, है ना। चलिए, आप लोग इसको जान गए होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप भी दिए हैं। चलिए, अच्छी बात है। बहुत लोग जानते हैं, बहुत नहीं जानते। इसका आंसर डी होगा। चलिए, हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी कहां है? जल्दी जल्दी बताइएगा। हंगरी की राजधानी परसा है, वियना है, नेपल्स है या बुडपेस्ट है? तो हंगरी की जो राजधानी है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि हंगरी की राजधानी कहां है। तो हंगरी की राजधानी बुडपेस्ट में है। कहां पे है? बुडपेस्ट में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। समझिएगा, जर्मनी राज्य राइन राज्य का निर्माण जो किया है वो किसने किया है? वो नेपोलियन बोनापार्ट किए हैं। कौन किए हैं? नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मनी राज्य का निर्माण किया है। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, है ना। और आप लोग सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, है ना। क्योंकि हम आप लोग के ऊपर ही चल रहे हैं। आप लोग ही हमको भवसागर पार कर सकते हैं। हम कितना ही भी अच्छा पढ़ा लेंगे, लेकिन संभवतः आप लोग अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग शेयर कीजिए। कम से कम गरीब पर दया दृष्टि दीजिए ना भाई। बड़का तो खुद बड़ा है, उसको बड़ा कर रहे हैं आप लोग, उसको शासक। हमारे ऊपर दया दृष्टि कीजिए। क्या दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? हैप्स वर्ग, आर्लिया वर्ग, बुर्बो वंश, जारशाही। फ्रांस में जो है शासन वंश की पुनर्स्थापना के लिए जो वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो कौन सा वंश था? बुर्बो वंश था। क्या था? बुर्बो वंश था। क्या था? ये बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश के पुनर्स्थापना की गई थी? हैप्सबर्ग, आर्लिया, बुर्बो, जारशाही। क्या कहा जाए भाई, है ना। कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे नहीं, है ना, बोलेंगे नहीं। चलिए, आप समझ जाइए, बुर्बो वंश। क्या जाएगा इसका आंसर? बुर्बो वंश हो जाएगा। क्या कुछ जोक सुनना चाह रहे हैं? अब कल से नेक्स्ट वीडियो में जोक सुनाएंगे हम, प्रत्येक दिन एक जोक, है ना। आप लोग को कमेंट चाहिए, है ना, एंजॉय चाहिए। चलिए, हम भी प्रयास करते हैं आप लोग को एंजॉय दे, प्रयास करते हैं। ऐसे तो हम क्लास ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल एंजॉय नहीं देते हैं, इसलिए ऑनलाइन में भी एंजॉय नहीं दे रहे हैं। और आप लोग चाहते हैं कि सर एंजॉय दे, गाना गाए, चलिए आप ही लोग को चलेंगे हम। चलेगा फिर भोजपुरिया का मगही सुपरस्टार। चलिए देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ? सिरान, शेडेवा, साइरान, डाइन और फ्रैंकफर्ट। 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, वो युद्ध कहां हुआ था?
सेडान में हुआ। कहां हुआ था? सेडान में हुआ। और इसी को हम लोग सेडान का युद्ध कहते हैं। यानी 1870 में कौन सा युद्ध हुआ? सेडान का युद्ध हुआ। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अरे अगले समझ में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लोह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। तो रक्त एवं लोह की नीति का जो अवलंबन किए हैं वो बिस्मार्क साहब थे। कौन थे? बिस्मार्क साहब थे। लोह एवं रक्त की नीति का अवलंबन करने वाले बिस्मार्क साहब थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? मतलब कौन सा युद्ध हुआ जिससे कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? वो कीमिया का युद्ध था, है? सेडावा का युद्ध था, सेडाओ का युद्ध था, पर्सा डेनमार्क का युद्ध था, सेडान का युद्ध था। तो समझिएगा, ये जर्मनी का एकीकरण पूरा तब हुआ जब सेडान का युद्ध हुआ तब। अगर सेडान का युद्ध नहीं होता जर्मनी का एकीकरण नहीं होता। या गांठ बांध के समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए और समझ लीजिए कि जब तक सेडान का युद्ध नहीं होता तो इटली का एकीकरण, सॉरी जर्मनी का एकीकरण नहीं होता, माफ कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? काबुर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गेरिबाल्डी ने। तो यंग यूरोप के संस्थापक जो थे वो कौन थे? चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन था भाई, है ना? तो यंग यूरोप और यंग इटली के संस्थापक, है ना, इन है मेजनी साहब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्या तो बताओ, काका का मरीज हुआ है रे? डेंगू मरीज हुआ है का? प्यार का मरीज होता है। अरे ये किसका मरीज हो गया? यूरोप का मरीज हो गया का? अब बताइए, रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को किसको बोलते हैं? बताइए तो। तुर्की को बोलते हैं। यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं? तुर्की को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। काउंट काबुर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? बोला गया है कि काउंट काबुर को जो है विक्टर इमेनुअल साहब जो है कौन सा पद दिए थे? सेनापति का, फ्रांस में राजदूत का, या प्रधानमंत्री का, या गृह मंत्री का? तो समझिएगा, क्या समझना है भाई? जो ये जो पद दिए हैं वो पद का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। अभी हमारे वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी है ना, ये ना है, आप लोग सब जानते होंगे। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हमारे शुभम साहब का गुरु जी है। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1985 में। तो वियना सम्मेलन जो हुआ कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई है 1871 ईस्वी में हुई है और 1871 में इस पर हस्ताक्षर भी हुए थे ना, किया था सब लोग, यानी कि 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबुर, गेरिबाल्डी। मतलब इटली के एकीकरण में जो है किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण जब हो रहा था कौन सा व्यक्ति का योगदान नहीं है? ये बिस्मार्क साहब थे। मेजनी का संबंध है इटली से, काबुर का संबंध है इटली से, गेरिबाल्डी का संबंध है इटली से, क्योंकि हम सब्जेक्टिव में पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या है? बिस्मार्क साहब जो है इटली के एकीकरण से संबंध नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? लगे इटली और एकीकरण के विरुद्ध कौन था? कौन ऐसा राज्य था, कौन सा राष्ट्र था, कौन सा देश था जो चाह रहा था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो? वो कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं धीरे धीरे। जर्मनी के एकीकरण के
प्रमुख वास्तुकार कौन था? मतलब जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार कौन थे? जर्मनी में एकीकरण लाने का प्रमुख कार्य किसका था? कौन ज्यादा कर्तव्य किए जो कि जर्मनी में एकीकरण हुआ है? मेजनी, गेरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। क्योंकि बिस्मार्क ही जो ऐसा एक व्यक्ति था, इन्होंने ही जर्मनी के एकीकरण का रास्ता प्रशस्त किया था। इन्होंने एक मार्ग दिया था कि नहीं, हम जर्मनी को एकीकरण कर सकते। इन्होंने ही प्रथम बार एकीकरण करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कौन संधि हुई? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? देखो बाबू, 1830 में जो शासन स्थापित हुआ वो कौन सा शासन स्थापित हुआ? वो क्या है? निरंकुश शासन है, संघीय शासन व्यवस्था है, गणराज्य है, संवैधानिक राजतंत्र है। तो 1830 की क्रांति के बाद जो फ्रांस में शासन का प्रकार हुआ स्थापित, वो संवैधानिक राजतंत्र था। क्या था? संवैधानिक राजतंत्र का हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? बिस्मार्क, काउंट काबूर, मेजनी, गेरिबाल्डी। समझिएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जी थे उत्तरदायी। कौन थे? बिस्मार्क जी उत्तरदायी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? बोला गया कि नीचे जो लिखा हुआ है इनमें से किन किन लोगों ने इटली के एकीकरण में योगदान दिया? मेजनी साहब, हाँ सर था। इमैनुअल, हाँ सर थे। गेरिबाल्डी भी थे, काउंट काबूर भी थे। जब थे ही तो कौन आंसर होगा भाई? मार दो धीरे धीरे डी में। चलो आगे समझ में। तो आप बताइए, एक दुख प्रकट करते हुए नहीं, खुशी प्रकट हुए करते हुए, अब 20 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। तो 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 20 क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए हैं, 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आप आंसर दिए हैं जल्दी फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालबेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। तो जालबेरिन जो एक व्यवस्था, जालबेरिन जो एक संस्था थी, वो किससे संबंधित था? वो था व्यापारियों से संबंधित, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? 1828, 1829, 1830, 1831। एड्रियानोपोल की संधि जो हुआ वो कब हुआ है? एड्रियानोपोल की जो संधि हुआ है 1829 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन के मेजबानी किसने की? मेटरनिख, नेपोलियन, लेनिन, कार्ल मार्क्स। मतलब वियना सम्मेलन जब हो रहा था उसका मेजबानी कौन किए थे? उसका जो मेजबानी करने वाले लोग थे वो कौन थे? चारों में से कौन थे? ये मेटरनिख थे। कौन थे? मेटरनिख थे, वियना सम्मेलन की मेजबानी करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? बोला गया है कि कौन सा सम्मेलन हुआ जो कि जर्मनी में जो क्षति हुआ था उसको कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन था, वियना सम्मेलन था, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन था, या लोसने सम्मेलन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोसने सम्मेलन। लोसने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया गया। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी से एक बार अनुरोध है कि इसको शेयर कर दें, फटाफट शेयर कर दें, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निक्सन। बोला कि अमेरिका में जो है न्यू डील किसने लागू किया, यानी न्यू डील लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। हेगेल जो थे, क्वेश्चन बोला है कि हेगेल जो थे किस देश का दार्शनिक था?
तो वो जो दार्शनिक था जर्मनी का दार्शनिक, कहाँ था? जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। बोला वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था क्या? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ये था क्योंकि वहां नेपोलियन का राज्य में बहुत अत्याचार हो रहा था, उसको हटाकर अपना संविधान लाया गया, यानी कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। जो राजतंत्र में जो नियम लिखा हुआ था उसको पुनः से स्थापित करना ही था। नेक्स्ट नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ के निवासी थे? रोम, चीन, यूनान, मिस्र। सिकंदर जो थे वो यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे भाई? यूनान के निवासी थे। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1800 कितना? बताइए। 89 है ना? 1889 कंफ्यूज कर रहे हैं तुम लोग? हाँ हम जान रहे हैं। 1789, 18 नहीं, 1789, 1804, 1871, 1817। बताइए। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ है वो 1789 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1789 ईस्वी में हुआ, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। बोला गया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र है जेना विश्वविद्यालय वो कहाँ है? वो जो है जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसुथ का संबंध किस देश से है? किसुथ जो थे उसका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से, हंगरी से। तो किसुथ का संबंध जो है किससे है? ध्यान दीजिएगा, हंगरी से। किससे? हंगरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया या डायट। तो मेजनी का जो संबंध है वो किससे है? वो कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का जो संबंध है किससे है? कार्बोनरी संगठन से था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। समझिएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो जो है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, यूनान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जेनेवा, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में, 1864 में, 1874 में, 1884 में। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ वो कब हुआ था? वो 1864 में। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1861, 1871, 1820, 1720 है, 1817। समझिएगा कि इटली का जब एकीकरण पूर्ण हुआ तो ईस्वी क्या था, यानी कब वो पूर्ण हुआ था? तो ये 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। तो लुई फिलिप जो थे वो किस देश के शासक थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस देश का शासक थे। तो लुई फिलिप फ्रांस के शासक थे। कहाँ के शासक थे? फ्रांस के शासक थे। क्लियर यहाँ तक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। बोला गया है मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? नहीं तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन नहीं था, जर्मनी नहीं था, फ्रांस नहीं था, रूस नहीं था, है ना? तो मित्र राष्ट्र में जर्मनी शामिल नहीं था। कौन नहीं था? जर्मनी शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहोमिया निम्न में से किस देश की अधीन था? बेहोमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। तो बेहोमिया जो थे वो ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसका अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला,
1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? बोला गया है कि 1871 में जो है विलियम प्रथम कहाँ के शासक बने, राजा बने? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। समझिएगा कि विलियम प्रथम जो है 1871 ईस्वी में जर्मनी का शासक बना था। कहाँ का शासक बना? जर्मनी का शासक बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1748, 1793, 1798, 1854। लुई 16वें को जो फांसी दिया गया वो कब दिया गया? 1793 ईस्वी में लुई 16वें को फांसी दी गई। और ये सब क्वेश्चन जो चल रहा है लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में जो पूछा गया उसी का क्वेश्चन ये है। चलिए नेक्स्ट। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? फ्रांस है, जापान है, वियतनाम है, भारत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जापान जो है, पोट्सडम की घोषणा के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर डाला। तो एक बात जाते जाते आप लोगों से बोल देते हैं कि जिस बच्चे को क्रैश कोर्स का पीडीएफ चाहिए, साइंस हब टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चाहे अबाउट जाइए, यूट्यूब के अबाउट में मिल जाएगा। अन्यथा अगर सब जगह खोज नहीं मिल रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे। व्हाट्सएप पर हाई लिखिए, व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो में के माध्यम से चल रहा होता है, वहां जाइए, नंबर डायल कीजिए, डायरेक्ट सर आपसे बात करेंगे, आपको समाधान करेंगे, समस्या समाधान कर देंगे ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स, इनमें से कोई नहीं। बोला गया है सार्डिनिया के राजा कौन थे? तो सार्डिनिया के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल साहब। कौन थे? विक्टर इमैनुअल साहब सार्डिनिया के राजा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बउआ, क्योंकि 42 क्वेश्चन ही है क्वेश्चन बैंक में, और ये 42 क्वेश्चन रट के चले जाइए आप लोग, बहुत काम होगा, बहुत फायदा करेगा आप लोगों को एसएसटी में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत आगे तक ले जाएगा, और आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और एग्जाम में यही पूछा जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।